हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 प्लस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले डिटेल्ड कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहले की बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स एंड सीइंग द मराठा पावर्स लॉस्ट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द ब्रिटिशर फॉलोड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। क्या हुआ, जब जो मुगल थे वो डाउनफॉल मतलब वो उनकी पावर जो थी धीरे धीरे कम होती गई, तो और दूसरी पावर थी मराठा पावर, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ख़त्म हो गई। देन ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी फॉलो की। एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी? अपने एरिया को एक्सपेंड करना, अपने रूलिंग एरिया को एक्सपेंड करना, ये एक्सपेंशन पॉलिसी थी। अच्छा देखो, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे। एक तो आएगा आपका एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या होती है। ऐसा राजा जिसका कोई भी बेटा ना हो तो जो उसका राज्य है वो ब्रिटिश का हो जाएगा। अगर लड़की होगी तब भी ब्रिटिश का हो जाएगा, सिर्फ बेटा चाहिए। सेकंड पॉइंट है एनेक्सेशन ऑफ अब्द ऑन द चार्ज ऑफ मिस गवर्नेंस। और दूसरा जो अब्द को एनेक्स किया था इन्होंने मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा के, तो ये भी एक पॉलिटिकल कॉज था। फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑफ इंग्लिश टूवर्ड द मुगल एम्पायर एज द वाज टोल्ड टू द relinquish the red fort, and also they said from now on his successor will not accept the regal title emperor of India। अब जो देखो, जो मुग़ल एम्पायर थे जो दिल्ली में रहते थे, उनका जो लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफ़र, उनसे ये टाइटल ले लिया इन्होंने, वापस ले लिया एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे भी ये भी एक पॉलिटिकल कॉज था। फोर्थ पॉइंट है पेंशन ऑफ सर्टन रूलर्स लाइक नाना साहिब वाज स्टॉप्ड। अब जो नाना साहिब थे, ऐसे जो सर्टन रूलर्स थे, इनकी जो पेंशन थी वो भी इन्होंने रोक दी थी। तो ये पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। अब देखो, पॉलिटिकल कॉजेज़ हमने पढ़ लिए, अब इकोनॉमिक कॉजेज़ पढ़ने वाले हैं। भाई एक बात तो ध्यान में रख लो आप सब, पॉइंट वाली स्टडी जो है ना, इतनी बेटर नहीं रहती एग्ज़ाम में जितनी डिटेल्ड स्टडी रहती है, वो भी जब आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि डिटेल्ड स्टडी करो आप। हिस्ट्री में, जनरल नॉलेज में डिटेल्ड पढ़ो, ताकि कोई भी एमसीक्यूज़ कहीं से भी आए तो आप इजीली उसको कर पाओ। पॉइंट वाली स्टडी नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट वाली स्टडी नहीं करनी है, डिटेल्ड स्टडी करो। चलो इकोनॉमिक काजेज़ पढ़ते हैं। पहला था डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भाई इंडियन एग्रीकल्चर की तो इन्होंने वाट लगा दी थी। क्या था? exorbitant rates of land revenue on poor farmers. Farmers were unable to invest in the advancement of their agriculture, which resulted on a reduced productivity. Indian peasants were forced to grow commercial crops instead of food crops, which lead to serious famine. हाँ भाई, इनको क्या किया उन्होंने? अब जिनकी यूरोप में, जिन क्रॉप्स की यूरोप में डिमांड थी, कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं जिनसे पैसे मिलते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए यहाँ के पीसन को बोला गया इन द प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स। तो भाई उससे क्या हुआ, फेमाइन आना स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। अब वो कौन सी क्रॉप्स थी? तो आपने पढ़ा होगा, एक प्लांट आता था जिसका कलर जो था वो यूरोप में बिकता था, ब्लू कलर होता था जिससे वो डाई में यूज़ करते थे। तो उसकी फसलें ग्रो करवाने लगे ये इंडियंस से, तो जिसकी वजह से फेमाइन आए। तो टोटल देख लो, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 12 मेजर एंड माइनर फेमाइंस टुक प्लेस बिटवीन 1770 टू 1857। तो ये भी एक बहुत बड़ा काज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया। तो भाई हाँ, ये दो सिस्टम आए थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और एक और सिस्टम था रीसेंटमेंट अमंग ज़मींदार्स, एक और सिस्टम था। दो सिस्टम आए थे, इन्होंने भी हालत ख़राब कर दी थी। लैंड राइट्स ऑफ peasants were given to zamindars and were declared property
of the land. Moreover, the rates of assessment were extraordinarily high and exploitative. तो ये भी ज़मींदार के अंदर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दी इन्होंने. Resentment among zamindars. The zamindar remained under the Britishers and the company remained the original owner. तो क्या था, जो ज़मींदार थे वो कंपनी के अंडर रहेंगे और उसके जो ओरिजिनल ओनर होंगे वो कंपनी खुद होएगी. Who could sell the land to the original bidder? Britishers often forfeited the rights of zamindars by using quo warranto against them. The resulted in loss thereof their status. फोर्थ पॉइंट था आपका हैवी टैक्सेशन. तो आपने अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, कि जो टैक्स तो बहुत हैवी था उनका, जिसकी वजह से लोग बड़े सफ़र करते थे. तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था. डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़. हाँ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी जो, उन पे रोक लगा दी भाई, और उनको फोर्स किया गया कि भाई आप यूरोप में बनी हुई चीज़ों को सेल करो. Company manipulated prices to the detriment of the Indian artisans. The artisans were forced to sell their goods out to the British on the prices set by the latter. The influx of cheap machine made good from Britain made the product of Indian artisan uneconomically. The British policy of one-way free trade and discriminatory traffic system discouraged Indian handicraft and promoted British goods, causing the destruction of traditional. तो भाई यही है. The ruin of the industry increased the pressure on agriculture and land. अभी लास्ट था आपका protectionist policies. Britain adopted a protectionist policy toward their industries against the Indian industry. This included discriminatory tariffs, concessions and favorable treatment toward British industry. उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस कासेस थे. आपको पता है सोशल एंड रिलीजियस कासेस थे, सती, विदो रीमैरिज. तो ये सारे के सारे सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस थे. तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. मिलिट्री कॉसेस थे. देखो मिलिट्री कॉसेस तो आपको पता है, टर्बन ऑफ 6 वाज प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग कास्ट स्पेसिफिक क्लोथिंग एंड आइटम्स. फॉर एग्जांपल, टर्बन ऑफ 6 वाज forced to travel overseas, which was forbidden in Hindu tradition. Who was forced to make it take a place to serve outside the country. Unequal payoff for Indian spies, hence they were discriminated racially and subordinate everywhere. The highest post given to an Indian was of a subedar. The main trigger point of the revolt by the spy was beef coating on newly introduced infield rifles. उसके बाद outside factors थे. Some outside factors also played an important role, such as Crimean War of 1854, Punjab War from 1845 to 49, फर्स्ट अफ़गान वार 1838-42. तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कॉजेज़ थे. उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट एंड प्लेस ऑफ देयर रिवॉल्ट. तो मंगल पांडे बैरकपुर से, आपको पता है बैरकपुर में इन्होंने एक ऑफिसर पे शूट कर दिया था. सोल्जर्स मेरठ से थे. मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857. और कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को. बहादुर शाह जफ़र दिल्ली से, जो कि लास्ट मुग़ल एम्पायर थे. उसके बाद जैनत महल दिल्ली से, बख्तावर खान दिल्ली से, तात्या टोपे कानपुर, नाना साहिब कानपुर, अजीमुल्लाह कानपुर से, महाराज कुंवर सिंह अरा बिहार से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अब्दुल्ला फैज़ाबाद से, खान बहादुर खान वैरली से. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लीडर थे, इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे. थैंक्स फॉर वाचिंग A1+ क्लासेस. नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं इसके फैक्ट्स के बारे में जो भी. और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारी अदर वीडियोस को देखने के लिए. थैंक यू सो मच.